12th रैंक हासिल किया है। और बैठे बैठे इसको दया, इसको जरा बंद करो। महेश जी से मैं चाहूँगा कि बुके दे करके स्वागत करें एक बार गिरीश का, जोरदार तालियां। हम लोगों के लिए यही दौर आता है ऐसा, हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी जो है आप सब लोग को इधर बुला करके ये किया जाए जिसके आप लोग सही में, है ना, सम्मान पाने के आप लोग हकदार होते हैं। और शायद ये दिन शिक्षक के लिए भी बहुत आता है। कुछ ब्रीफ में मैं चाहूँगा आपको बताना है गिरीश के बारे में कि हमारे लोक प्रशासन के विद्यार्थी रहे हैं और खुद हमारे ही पेशे से आते हैं, शिक्षक भी हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं मेरे ख्याल में पीजीटी में दिल्ली में। और बच्चे ये सोचते हैं कि हम घर ही में बंद हो जाएं तभी तैयारी होगा, और यहाँ पे जॉब करते हुए सारा कुछ करते हुए सफलता मिलता है। यूपी में एसडीएम होना मतलब ये नेक्स्ट यूपीसी ही है। 2-3 जॉब छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि ये ड्रीम जॉब ही है, और एक बार ये हो जाए तो इसको अनुभव करने से ही रसास्वादन इसका किया जा सकता है। और IAGS में जनरल स्टडीज़ की कुछ क्लासेस इन्होंने किए थे और खुद से काफ़ी खुद में विश्वास है इनमें, काफ़ी मेहनती हैं और बहुत डेडिकेशन से काम किया है इन्होंने। आप खुद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा होना चाहिए। और कभी भी निराश हो करके या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ खास चीज़ बन करके सफलता मिलती होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। एक सामान्य विद्यार्थी आप भी किसी दिन इधर आके खड़े होंगे और किसी को बता रहे होंगे, लेकिन ये है कि कंटिन्यूटी, हमें लगता है कि इस जर्नी में कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के लिए ये बुलाया गया था आज क्लास, कल से उसकी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे पूरी। तो आज गिरीश आए हुए थे तो इन्होंने खुद ही, इनका भी इंटरेस्ट था कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, तो हमने कहा कि आप पहले एक बार बच्चों को कुछ बताइए। इसमें करेंट अफेयर्स भी शामिल है, ओवरऑल कैसे आंसर लिखें और कैसे करें, इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए प्लान किया है करेंट के लिए कि कुछ इन्वायरमेंट के महेश जी और विवेक सर हैं, ये नए शिक्षक हैं, आपसे परिचय करवा रहे हैं। आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। इंडिया ईयरबुक की कुछ टॉपिक जो है अलग तरह से हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है। उसको क्वेश्चन आंसर के साथ, मतलब क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव ना पढ़ाया जाए, उस पर जो भी कंटेंट निकल कर आते हैं, जिससे पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में या डिफरेंट चीज़ों में जहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं उसको करें। तो ये जो सेशन होगा इसमें इंडिया ईयरबुक और करेंट दोनों के साथ ही हम लोग चलेंगे। तो कुल मिलाकर आप 25 दिन लगभग आप मान के चलिए, जिसमें 5 से 7 दिन इंडिया ईयरबुक के लिए और बाकी करेंट अफेयर्स के लिए क्लासेस होंगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि गिरीश आप लोगों से अपने जर्नी के बारे में बताएं, और कुछ महेश जी कुछ कहना चाहेंगे तो। मैं बस ये कहूँगा कि अक्सर हम लोग बात करते ही रहते हैं ना क्लास में कि जो 24 घंटा कमरे में घुसा हुआ है खाली पढ़ने के लिए, तो बेसिकली पढ़ नहीं रहा है, कमरे में बंद है, सिर्फ संघर्ष कर रहा है ना। उसका संघर्ष सिर्फ इसलिए होता है कि पढ़ लिया, जब मैगजीन कोई लिया तो अब मैगजीन में स्वास्थ्य संबंधी भी बातें लिखी हुई हैं कि एक नवयुवक को इतना प्रोटीन ले लेना चाहिए, इतना ये ले लेना चाहिए, तो पूरा दिमाग उसी पर है कि इतना खा लो तभी प्रोटीन रहेगा, तभी पढ़ पाओगे। तो पूरा संघर्ष खुद को व्यवस्थित करने में है, व्यवस्था बना ही नहीं रहा है ना। तो अभी जैसे बात हुई गिरीश जी से, तो इन्होंने सीधा ये कहा कि भाई हम अपना जॉब में भी हैं, ऑलरेडी जॉब में ही हैं, और आप सोचो कि इनको कितना टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए, है ना। और उसमें जो भी चीज़ें पढ़नी हैं, उन चीज़ों को अगर सिर्फ ऐसा तथ्यात्मक चीज़ें हैं या ऐसा मान लिया कि हाँ खाली पढ़ने के लिए पढ़ना है, तब तो मुझे लगता है कि समझ इतनी जल्दी हो पाना गड़बड़ होगा, है ना। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया, अंडरस्टैंडिंग बनने का मतलब ये है कि किन चीज़ों को जानना है, किन चीज़ों को नहीं जानना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है, ये चीज़ें जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गई, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो सफलता निश्चित है कि बहुत पास में है। दूसरा ये है कि
अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि जिसका सिलेक्शन होता है उसको खुद भी नहीं पता होता है। अब से पहले ही गिरीश जी कई सारी जॉब्स को लिए और छोड़ते चले गए। एसएससी में हुए, आईबी में हुए, उत्तर प्रदेश में अध्यापक हुए, वो सब ये छोड़ते चले गए और फाइनली यहाँ पर टीजीटी में या पीजीटी में उतना उसमें करते रहे। और अभी क्या है, अब खुद ये बोल रहे थे कि हम खुद तो ये थोड़ा पता था कि हमको एसडीएम ही हो जाएगा या टॉपर हम हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे। बस ये हमको समझ में आया कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, लिखते रहना है, अभ्यास करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। और बीच बीच में अगर कोई समस्या आए, लगता है कि समझने में दिक्कत हो रही है या किसी काम के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो आकर के मिलें, वो सब करते रहें। बाकी बस मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों को तो रोज सुनते ही हैं, है ना, रोज सुनते हैं। तो जब कोई सफल व्यक्ति आपके सामने होता है ना, तो आपको लगता है कि बस यही मंत्र आज मिल जाएगा, है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि मंत्र ले ही लें, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। और मंत्र सिर्फ ले ना, उसको फॉलो भी करें, है ना। बाकी हम लोग तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। यही है कि देखिए, रीड आईएएस की स्थापना यही सोच करके हुई है कि जल्दी जल्दी इधर लोगों को बुलाया जाए, पढ़ने का थोड़ा आसान तरीका लेकर, कम पढ़ के काम का चीज़ पढ़ के भी किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि रीइन्वेंटिंग एजुकेशन की भांति जो गिरीश जी बताएंगे आपको, आप लोग थोड़ा सीखें उसको, और दूसरों के अनुभव से जो सीख करके काम करते हैं जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या ज़रूरी है कि हम भी बहुत ट्रैफिक जैम है तो यूँ एकदम अनुभव करके फिर वापस आके दूसरे रास्ते से जाएं। दूसरे से समझ लीजिए और उसके करिए और आप उनका नाम लीजिए। ये आप सब लोग का दायित्व है कि इस क्लास में बैठे हो, एक साल में पास करके फिर इधर खड़े होके अपने आने वाले भाइयों को बताओगे कि नहीं? तो जल्दी ठोको, तो ये काम करना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन ले करके चलो। और आप सब जिन गलियों से, जिन जगह से आए हो, सबका दायित्व है। नहीं क्वालिफाई करोगे, सब आसपास के डेमोरलाइज हो जाएंगे। और हिंदी में रिजल्ट कहाँ है बताओ? मुखर्जी नगर में है ना, जग जग देखा एक ही लेखा टाइप का है, जिधर देखो हर साख पे लोग हैं। बैग लेकर 84 लाख योनि में आना जाना तो है, रिजल्ट कहीं नहीं। अच्छा बनना आईएएस है कि पीसीएस में भी कहीं नहीं, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, कहानी खत्म। अभी आया है, अब देखिए बड़े बड़े दावे करने वाले और ऐसे जगह पे होता नहीं। तो क्या बात है, देखिए हम लोग अपने बेसिक्स को नहीं पकड़ रहे। जो चीज़ पढ़नी चाहिए कुछ ऐसी हो गई है 2-3 सालों में, एनसीईआरटी मत पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, जो कुछ हो गया ना जादू टोना टाइप का पढ़ाई, वो थोड़ा ज़्यादा तंग कर रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ सही चीज़, और हमने देखा है कि जो लोग भी क्वालिफाई किए, अभी बीपीएससी का भी रिजल्ट आया, इत्तेफाक से मेरा बहुत आनंद है कि बहुत कम समय में 14-15 बच्चे अपने उधर स्मृति और सब पब्लिक ऐड के हुए। इत्तेफाक से गिरीश का लोक प्रशासन ही है, हालांकि क्लास तो आप में से किसी का लोक प्रशासन होगा तो एक दिन अलग क्लास होगी उसके लिए सब्जेक्ट की। आप वहाँ आएंगे, वहाँ जानेंगे कि सब्जेक्ट में कैसे इसको हम लिखते हैं, आंसर कैसे लिखें और कैसे बेहतर करें। लेकिन अभी जनरल स्टडीज़ के लिए ओवरऑल एक आप इसका लीजिए और कुछ कुछ लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि हाँ कुछ एक अलग सा सिलेक्शन वाले कुछ मंत्र या कुछ ऐसी चीज लाते हैं, तो पहले मैं बता दूं कि अभी बस जस्ट कुछ दिनों पहले मैं भी इधर ही हुआ करता था। मुश्किल से आप कह सकते हो महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले मैं भी बस टेबल के उस पार ही रहता था और सुनता था। और आज हाँ ये है कि मैं इस तरफ आ गया हूँ। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक जो एंथुसिज्म था मन में बचपन से ही, या आप कह सकते हैं कि जो कुछ बनने की ललक किसी में भी हो और किसी में भी हो सकती है, या कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं सोचे और अब सोच रहे हैं तो गलत है। आप कभी भी सोचें, बस हाँ जो सोचें उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, फिर किसी भी परिस्थिति में उससे हटने के लिए नहीं। स्पेशली क्योंकि यहाँ सभी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ही हैं और पहला ड्रीम सबका यूपीएससी ही होता है ना सभी का। तो बस वही ड्रीम लेकर के अपनी बात करूँ तो मैं भी यहीं आया था। मैं बेसिकली उधर यूपी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं अभी टीजीटी मैथमेटिक्स हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में, यहीं मैं पढ़ाता हूँ। और अपने बैकग्राउंड के साथ तारतम्य बिठाते हुए मैंने सोचा था कि हाँ जॉब के साथ ही मुझे तैयारी करनी है और उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो कुछ बातें हम यहाँ करना चाहेंगे, स्पेशली जीएस की,
जनरल स्टडी जो है करंट टाइम पे, जैसे इस बार की अगर हम बात करें, यूपीएससी ने तो पिछले 3-4 सालों से अपना सारा सिलेबस बदल ही दिया है, और मैं भी उसी सिलेबस की तैयारी कर रहा था अभी तक। वो तो अच्छा है कि हाँ, मेरा 2016 में ही ये इधर यूपी में सिलेक्शन हो गया, और इसके बाद अब शायद मुझे उस नए पैटर्न की तैयारी नहीं करनी होगी, लेकिन उसकी तैयारी उसी पैटर्न से मैंने यूपीएससी में दे चुका हूँ, और मैंने मेंस दिया हुआ था। बस फाइनली आप कह सकते हो कि मुझे इधर आना था, इसलिए मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो लेकिन फिर भी अगर जीएस की बात करें तो जो जीएस के चारों पेपर हैं, आप नटसेल में कहें तो ये एक ब्रह्मांड है कि नहीं? कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है जो आप शायद कहीं बाहर कहीं निकले तो आपको उसकी ज़रूरत ना पड़ती हो। हर एक टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, कुछ भी ऐसा नहीं है, गवर्नेंस, आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे हर चीज़ में आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम इसके जो इतना बड़ा टॉपिक है उसको तैयार करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी शुरू कहाँ से करें। कई बार बस मन में आया कि हाँ हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, और चले आए, बस जिसने जो बताया वही शुरू कर दिया। यहीं पे ज़रूरत है थोड़ा रुकने की। रुकना इन द सेंस ये समझने की कि वाकई में जो अगला बंदा हमें बता रहा है, क्या वो हमारे रास्ते पे चलने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी एक डायरेक्शन होती है, उसकी अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपने पढ़ाई का एक बैकग्राउंड होता है, और वो उसी हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाता है। तो पहली चीज़ यही है कि कभी भी किसी को डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश ना करें। हम लोग के साथ, हम लोग जब पढ़ते थे, अभी उसके पहले हमारे भी सीनियर्स जो सेलेक्ट होते थे, उन सब का पहला यही कहना होता था कि कभी भी किसी की भी स्ट्रेटजी को डायरेक्ट कॉपी करने से पहले ये सोच लें कि क्या हम फिट होते हैं उसमें या नहीं। जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, आईएएस की बात करें या पीसीएस की, जितने भी 600, 800, 1000 रिजल्ट आते हैं, सबके अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी है। 1000 स्ट्रेटजीज हो जाती हैं टोटल। आप फॉलो भी करेंगे तो किसको करेंगे? तो बड़ा मुश्किल होगा किसी को कॉपी करना। तो मेन यही है कि जो आपके टॉपिक हैं उसकी समझ अपने अंदर विकसित कर लेना, और ये समझ पाना कि हम शुरुआत उसमें कैसे करें कि हम अपनी समझ को सही से वहां तक पहुंचा सकें जहां हम ले जाना चाहते हैं। जीएस में जो कुछ ट्रेडिशनल जो टॉपिक हैं, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के लिए तो पहला मेरा सजेशन होगा कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी को जरूर अच्छी से पकड़ बना लें। कई बार क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं बस मेरा ये नोट्स ही काफ़ी है और इसके अलावा शायद ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश यही करिए कि आप खुद से उस नोट से हेल्प लीजिए, मैं उसको कभी नहीं मना करूँगा, लेकिन साथ में ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे जरूर फोकस रखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो जो आपको सिखा सकती हैं शायद कोई और नहीं सिखा सकता है। तो एनसीईआरटी का जो मेन फोकस है ये शायद सबके साथ होना चाहिए, और उस फोकस के साथ ही आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक के मिल रहे हो एनसीईआरटी, सब लगभग सब है, कुछ नया एथिक्स और इन चीज़ों को छोड़ दें तो लगभग हर चीज़ें मिल जाती हैं आपके यहाँ। और 6 to 12 तक लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप 9, 10, 11, 12 पे फोकस करेंगे तो लगभग हर चीज़ कवर है। जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है, चाहे इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो या आप इकोनॉमिक्स की बात करें, सारी चीज़ें अपडेटेड ऑफ एनसीईआरटी में आ चुकी हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं और आप बहुत अच्छी उसमें अपनी तैयारी कर पाएंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि करंट की क्लास है तो करंट पे फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है। करंट पे कई बार क्या होता है, जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं पहले बता दूँ आपको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, एक हिंदू का फोबिया होता है। सुना है ना, सब पहला यही बोलते हैं अरे भाई हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा इससे बाहर निकलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू एक ऐसा रामबाण है जो उसको पढ़ लेंगे वो बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो शायद हिंदू के पब्लिशर्स और सारे लोग जितने हो सब अब सब लोगों को आईएएस बना ही चुके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आवश्यकताएं हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू सही नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी एबिलिटी तो देखिए कि आप हिंदू पढ़ सकते हैं या नहीं। हिंदू सिर्फ पेपर पढ़ने में अगर आपको पूरा दिल लग जा रहा है और आप उसको खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, लिखेंगे कैसे? पढ़ने के बाद लिखना भी तो है ना, सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी है कि आप पढ़ लिए और पढ़ के बस बोल दिए हम तो यार डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 5 घंटे लगते हैं हमको पढ़ने में, क्योंकि वो है ही इतना बड़ा, टाइम ही लगने वाला है। तो मीडियम के साथ अपने न्याय करिए, जस्टिस करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसको अपनी राइटिंग में उतार सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप पढ़ें अपना एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहें। एक यही मंत्र मैं कहूँगा जिसको हाँ सर कह रहे थे, यही मंत्र है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपके पास अपना एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, बिल्कुल कंसाइज में, बहुत छोटा,
कि जो आप कभी दोबारा उठाएं तो आपको याद आ जाए कि अच्छा हमने इसमें ये पढ़ा हुआ था। और यही स्ट्रेटजी स्पेशली आप जीएस के किसी भी टॉपिक पे, कई बार मैंने खुद कई लोगों से ऐसा सुना है, वो बोलते हैं अरे यार हमने तो कोई ऐसा नोट्स या कुछ ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन एक काम किया, जितने टॉपिक थे हर टॉपिक का गूगल कर लिया। आजकल आपके पास एक तो बहुत अच्छा माध्यम अवेलेबल ही है गूगल, अब तो सबके पास बिल्कुल सेकंडों में मिल जाता है। तो हर टॉपिक पे आपको जानकारी अगर हो जाएगी और आपके पास कंसाइज नोट्स हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके टॉपिक से बाहर जाएगा। मेन ये है उनको जोड़ करके लिखना, तो उसके लिए आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हों, जैसे ग्रुप स्टडी का अगर किसी के साथ भी हो सके तो थोड़ा बेहतर होगा। स्पेशली मैं अपना अगर एग्जांपल बताऊं तो मैं भी पिछले 4-5 सालों से ग्रुप स्टडी में ही, हम 2-3 फ्रेंड्स थे साथ में लगे हुए थे, और उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, इवन बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, जरूरी है कि आपको सही फ्रेंड्स मिल पाना। कई बार क्या होता है, हम बस ग्रुप स्टडी के चक्कर में पता नहीं किस किस के साथ अपना ग्रुप बना लिए और फिर ग्रुप को ही जोड़ते और बिगाड़ते रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जैसे दिल्ली में आप लोग रह रहे हो, बहुत सारे लोग बाहर से होंगे, है ना? लगभग कितने सारे लोग बाहर से हैं जो आउट ऑफ दिल्ली से यहाँ रहने को लाए हैं? मुझे लगता है शायद 100% ही होगा 99 भी हो सकता है, नहीं तो 100 ही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको सही ग्रुप मिल पाना। ग्रुप स्टडी में इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, देखिए अब जो पढ़ाई का चल रहा है सिस्टम ना, ये सर ने सही कहा कि कूपमंडूक होकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कूपमंडूक ये है कि आप अपने आप से बुक्स में कितना ज़्यादा पढ़ लेंगे, खुद से कितना पढ़ेंगे। ये कोई उसका आईआईटी का और आईएम का पेपर, आईआईटी का पेपर तो है नहीं कि आप उस टॉपिक पे बहुत अंदर तक पहुंच जाए, सारी बुक्स उठा लें, सब पढ़ लें और वहां पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कराएं और हो जाएगा। ये सिविल सर्विसेज है, आपकी जो सर्विस है, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे आपको पूरी जितनी पब्लिक है, डिफरेंट टाइप के लोग आपके पास आने वाले हैं और आपको सबको डील करना है। आप किसी को नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा या मुझे आपसे जरूरत नहीं, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। तो मतलब कि आपको हर तरह के लोगों को डील करने की एबिलिटी चाहिए, और ये तब आएगी जब आप इन सारे टॉपिक्स को अपने बिहेवियर में लाने के काबिल होंगे। बिहेवियर में लाने का काबिल ये है, छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। पब्लिक एड के अगर कोई हो या जिन्होंने थोड़ा मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने साइमन की डिसीजन मेकिंग पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? डिसीजन मेकिंग में उन्होंने अपने जो फैक्ट्स बताए हुए हैं किन किन बेस पे हमें अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा रट भी लेते हैं, लिख भी आते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि हम डिसीजन लेते समय कभी सोचे कि साइमन ने जो कहा था हम भी कोशिश करें? जब ये बात आप सोचने लगोगे तब आप समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में आ रहे हो। मतलब जो आप पढ़ो उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो, जितना कर पाओ। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल हूबहू कर पाओ। कई बार लाइफ में हमें डिसीजन लेने होते हैं, सबसे पहला डिसीजन ये कि हम तैयारी करें कि ना करें। कई बार यही आ जाता है, 1-2 साल हम झेलते हैं, देखते हैं रिजल्ट नहीं हो रहा है, फिर यही सोचते हैं यार पता नहीं कैसा हमने डिसीजन ले लिया, कहाँ आ गए, क्या होगा हमारा फ्यूचर में। तो इन सारी जगहों पे जो मोटिवेशनल है ना, मोटिवेशनल थ्योरीज भी बहुत सारी हैं, पढ़ा होगा आप सबने। तो उन सबको भी आप देखो कि क्या ये सिर्फ लिखने के लिए है या लाइफ में कभी यूज भी हो सकती हैं। ऐसी चीजें अगर आप सोचते हो, मतलब थोड़ा सा अलग रास्ते में। जैसे मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी शिव खेड़ा की, जीत आपकी, जानते होंगे, यू कैन विन, जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, यू कैन विन। तो वहां पे एक बात बहुत अच्छी लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने 11th-12th में शायद पढ़ी थी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम बस अलग ढंग से करता है। वो है ना कि कभी भी भीड़ में हमेशा गायब हो जाने से अच्छा है कि भीड़ के साथ उसका लीडरशिप करके आगे चलो। तो बस मेन यही है कि हाँ, जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपने पास कंसाइज वे में रखो। ये ना हो कि एग्जाम टाइम पे आप यही ढूंढ रहे हो कि हमने पढ़ा क्या था। अपने टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैं बात कर रहा था, मैं हिंदू से जस्ट इधर आ गया बताते हुए। करंट अफेयर्स के लिए ये है कि जो कोई भी आप अपने जो मंथली मैगजीन है आप उसको फॉलो करो जो आपको अच्छी लगती हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप क्रॉनिकल लो या पीडीएफ पीडी लो या ये लो, कुछ नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं बस ये कहूँगा जो मैगजीन आपको अच्छे समझ में आती हो। करंट टाइम पे मार्केट में लगभग हर तरीके के मैगजीन्स अवेलेबल हैं। आप उनके अपने नोट्स लेकिन बनाने की कोशिश करें कि जो मेन पॉइंट्स पे हैं। और हाँ, जो मैंने ग्रुप स्टडी की बात की थी उसका बेनिफिट यह होगा कि आप उन चीज़ों पर डिस्कस भी कर सकेंगे। तो एक फिक्स टाइम बनाइए, अपने साथ के लोगों के साथ मिल करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत जल्दी से अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली स्टूडेंट फेज में, जैसे अभी भी मैं स्टूडेंट ही रहा हूँ और इसके पहले मेरे साथ दोनों काम थे। मैं स्टूडेंट भी था और टीचर भी था, मैं पढ़ाता भी था बच्चों को, मेरी जॉब ही वही थी।
तो मेन ये है कि अपना मोटिवेशन खुद आपको रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। उसके लिए बेहतर यही है कि आप कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, जो अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स आ रही हैं। किसी को लिटरेचर का अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो लिटरेचर की बुक्स आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी राइटर्स की बुक्स आती हैं। उससे क्या होगा ना, आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा ग्रूम कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप लैक कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि लाइफ में हम ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बुक्स पढ़ने की आदत डालें। बुक्स इन द सेंस इस तरह की बुक्स जो आपको मोटिवेशनल और इन चीज़ों में आपको बता सकें। जो नए नए राइटर्स की बुक्स आ रही हैं, बहुत सारे फील्ड में आपको एक्सपीरियंस देते रहेंगे। और ये काम तब करें जब आपके एग्जाम्स ना हो। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम्स आ गए अब आप उन बुक्स को पढ़ रहे हो। कोशिश ये करें, ये तभी करें जब आपके स्पेशली जैसे मेंस हो गया, अब आप इंटरव्यू के लिए वेटिंग कर रहे हैं तो आप उन बुक्स को पढ़ें। मेंस होने के बाद प्री में मान लीजिए आपको टाइम है तो आप उस समय उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। सिलेबस के साथ कोई नाइंसाफी ना करें, सिलेबस जरूर कवर कर लें। और ऑन टाइम आप सिलेबस कवर कर लेंगे तो शायद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका बहुत ऊपर होगा। आप खुद इस चीज़ को महसूस करें। कई बार हमारी लाइफ में यही है कि हम तैयार तो रहते हैं प्री मेंस हर चीज़ के लिए, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उसके 3 दिन पहले ही लगता है यार हमने तो ये छोड़ ही दिया था, अब ये याद ही नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने स्ट्रेटजी अपनी सही से नहीं बनाई थी। स्ट्रेटजी प्रॉपर आप बनाएं, प्रॉपर सारे टॉपिक्स को कवर करें, तो लास्ट डे तक भी आपको कभी नहीं लगने वाला कि हमसे ये छूट रहा है। और फिर सारा गेम उसी 2 घंटे 3 घंटे का है। कितना भी आप पढ़ लें, सब कुछ कर लें, उस 2 घंटे में अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए 3 घंटे में, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। इसलिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का भी बढ़िया क्वालिटी डेवलप करें। उसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग की। और कभी लगता है कि यार नहीं मन हो रहा है, फिर भी लिखें, कुछ भी लिखें। आप क्वेश्चंस पुराने उठाइए और पुराने क्वेश्चंस का देखिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। पिछले साल के पेपर्स आ रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा। टीचर से पर्सनली मिलिए या आपने जो आपके सीनियर्स हैं उनसे मिलिए, और साथ में जो आप ग्रुप में रहे हो तो आप उससे अच्छा मोटिवेशन हो ही सकता है, आप पढ़ ही सकते हो। इस तरह से स्ट्रेटजी आप जीएस की बनाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलने में बहुत आसानी रहेगी। और फिर जो मैंने पहले बात कही थी कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अब उसको जरूर फॉलो करें कि अपनी क्वालिटी जरूर, आपकी जो क्वालिटी है, जो आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं उन पे आप जरूर अच्छे से फोकस करें। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट में था जीएस के बारे में। आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें, कुछ ऐसा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको लगता हो कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके मन में डाउट्स हो कि हाँ प्रिपरेशन में ये चीज़ें कैसी हैं, चाहें तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जीएस के बारे में जो इस बार 2018 का जीएस है, इन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया और पूरा पैटर्न यूपीएससी का है। तो यहाँ पे कुछ पता है नहीं कहने वाली कोई बात नहीं है। आपको अपने यूपीएससी के जो पुराने पेपर्स हैं उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, और थोड़ा सा लेवल उससे थोड़ा सा कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब वो तैयार करेंगे तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। सिलेबस पूरा कवर करिए बस। अंतर देखिए लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ भी तो उनको क्वालिटी ही चाहिए। यूपीएससी कोई खराब तो आप लिख नहीं रहे हैं, अच्छा ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्या है, देखो यूपी स्टेट जो पीएससी हैं ये सभी क्या करते हैं, आपके टॉपिक पे आपकी समझ जरूर देखते हैं कि आप उस टॉपिक को रियल लाइफ में कहाँ देख रहे हो। जबकि यूपीएससी में एनालिसिस ज़्यादा देखते हैं, यूपीएससी में आपके एनालिटिकल पावर देखते हैं, और जबकि यूपी में इन चीज़ों का ध्यान रहता है कि आप फैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। देखिए फैक्ट का एक जमाना था जब यूपी में सब ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे जीएस, तो सारा कुछ फैक्ट बेस्ड था, सब कुछ रटना एक एक चीज़ एक। लेकिन अब काफ़ी हद तक एनालिटिकल वो ला रहे हैं। अब वो तो अभी थोड़ा मॉडल पेपर वो दे दें तब कुछ क्लियर होगा, अभी उन्होंने दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो आप यूपीएससी को ही फॉलो करें, और थोड़ा सा लोग वहाँ पे स्टेट लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं इसको जरूर फॉलो करें। कुछ भी नई चीज़ें, नई पॉलिसीज कुछ ऐसी आ रही हैं तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगी, आप वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक सही क्वेश्चन है कि तैयारी में कई बार लगता है कि यार हम पहुंच तो गए हैं और जस्ट उसके बाद हम वहाँ से बाहर हो गए। छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगा अपना ही, कि मैंने जब 2014 का मेंस दिया था यूपीएससी का, उस साल क्या हुआ था कि मेरी यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में मेंस की मेरी कॉल थी। और मेंस देने के लिए फिर हमने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड किया कि नहीं इस बार यूपी नहीं देंगे, अब यूपी 1-2 साल रुक जाते हैं, यूपीएससी बढ़िया से देते हैं। अच्छे से मेहनत करके हमने दिया, अच्छा पेपर हुआ, सारा कुछ हुआ। फाइनली इंटरव्यू कॉल नहीं आई। उस समय लगा कि यार हमने इतना सारा अपना टाइम वेस्ट किया, यूपी भी दे दिए होते कम से कम, वहाँ तो चांसेस थे, लगातार मैं दे रहा था उधर तो कोई दिक्कत नहीं थी।
उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने आपको बताया ना, जैसे मेरा अपना एम था कि थोड़ा सा मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैं स्पेशली बुक्स पढ़ने में, जो कुछ मोटिवेशनल और इस तरह से बुक्स हैं, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे पास बुक्स उनकी काफ़ी होती थी, उनको पढ़ना। और दूसरा आपकी कोई ऐसी हॉबी, जैसे हॉबी जो एक कई बार होता है, हमने बच्चों को देखा है जब इंटरव्यू टाइम आएगा तो फिर पूछेंगे सर हॉबी क्या लिखें इसमें। मतलब हॉबी ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है, या इंटरेस्ट कुछ ऐसा थोड़ी कि अब आप इंटरव्यू के लिए बनाएं। ये ऐसी है जो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। होना ही चाहिए का मतलब ये है कि ये तब आपको काम आएगी जब ऐसे मौके आएंगे। आप जब कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी आपको कुछ भी मन नहीं होता करने का, तो आप अपनी हॉबी और इंटरेस्ट वाली चीज़ें कर सकते हैं और अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा है हॉबी। अगर आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। आप सब लोग बाहर से हैं, दिल्ली के बाहर से, लेकिन अभी तक दिल्ली ही नहीं देखा होगा बहुत लोगों ने। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ किताबों में पढ़े हैं और शायद बहुत सारी चीज़ें पढ़े भी नहीं हैं। एक छोटा सा बताऊंगा मैं एग्जांपल। अभी लास्ट संडे, हाँ शायद संडे को ही मैंने सुना था, लास्ट मंथ यहाँ पे एक इनॉग्रेशन हुआ था एक पार्क का, जो कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क है। किसी ने पढ़ा है इसको न्यूज़ में? वेस्ट ऑफ वंडर पार्क है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में बना हुआ है, और इसका इनॉग्रेशन 22 फेब को हुआ था, शायद राजनाथ सिंह जी ने किया था। तो अब देखिए, इतनी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी शायद किसी को, मुझे लगता है किसी को ध्यान था, ये किसी ने नहीं पढ़ा था। इस पार्क की खासियत है, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ पार्क है, और इसमें जो स्क्रैप्स हैं ट्रक्स के और चीज़ों के स्क्रैप से लेकर के जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स हैं उनकी एक रेप्लिका बनाई गई है। उस रेप्लिका में वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस किया हुआ है, दिखाया हुआ है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों बनाया गया है। ये कहने का ये था मेरा कि जब भी कभी आपको ये लगता है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ पा रहे हैं, आप थोड़ा सा घूमने जा सकते हैं। जाइए, घूमिए, देखिए, रीजनरेट करिए अपने आप को और फिर से अपने आप में लग जाइए। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ये कुतुब मीनार, और अभी तक शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। ये कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप घूमने ही ना लग जाइए, नहीं तो सोचिए कि अब तो घूमना ही शुरू कर दें। ये सिर्फ तब के लिए जब आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जब आपको लग रहा हो कि अब हम क्या करें, ऑप्शन नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। और एक अच्छा रास्ता होगा अपने आप को रिजनरेट करने का। क्योंकि देखो, कोई भी आपको बताएगा, समझाएगा, कहेगा चलो ठीक है चाय पी आते हैं, घूम आते हैं, लेकिन थोड़ी देर ही लगेगा, उसके बाद फिर आप वहीं आ जाएंगे। और आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, मान लो बुक्स पढ़ते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हो तो अपने घर चले जाइए, और ज़्यादा बढ़िया है। घर जाइए, थोड़ा मम्मी पापा से मिलिए, घूमिए टहलिए थोड़ा सा, आपको फिर आपको समझ में आएगा, अरे यार इन लोगों की तो इतनी सारी अपेक्षाएं और हम तो बताओ परेशान हो रहे थे, चलो फिर से पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा रास्ता है, आप ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने हिसाब से चुनाव करिए कि आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को देखना, विजुलाइज करना एक बेटर रहता है आपके लिए अपनी लाइफ में, तो आप चीज़ों को अच्छे से हमेशा याद रख पाएंगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो कोशिश करिएगा, जिसको भी समय लगे जाइएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? और कुछ पर्सनल प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ सब्जेक्ट चुनाव या कुछ ऐसा हो किसी का, अगर कि हाँ किस तरह से करें, कोई कुछ पूछना चाहे तो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वाकई में ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है जो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं उनके साथ। हर जगह उनको यही डर दिखाया जाता है, हिंदी मीडियम से हो, नहीं होगा। सब यही बोलते हैं, हिंदी मीडियम से हो तुम तो वहाँ दिखा नहीं पाओगे, ये नहीं है, सही लिख नहीं पाओगे, तुम्हें इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, सर ने तो बता ही दिया होगा, मेरी 12th रैंक है, और हिंदी मीडियम से लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने का मतलब यही कि हाँ, आप लगातार मेहनत करें तो आप अपने आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से कोई लोग करते होंगे, सब वही लोग करते हैं जो आपके साथ हैं। इन्हीं में से आपके साथ का कोई बच्चा अगले दिन यहाँ खड़ा होगा और आपको समझा सकता है। तो बस यही है कि हाँ, मोटिवेशन आपका हाई होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और ये कहना बहुत आसान होता है, मैं भी इसको सोचता था, सब मुझे बताते थे पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इतना आसान थोड़ी है। ये तब होगा जब आप खुद में डेवलप करने की कोशिश करोगे और उन चीज़ों को पढ़ोगे। जैसे आप मन ही मन हुआ, आप जाके घूम आओ, टहल आओ, थोड़ा देखाओ, आप खुद रिनर्जाइज महसूस करोगे, आपको एनर्जी अपने आप लगेगा कि हाँ अब आप सही कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ है भाई, फ्रेंड सर्किल आपकी थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड सर्किल इन द सेंस है कि आप अपनी चीज़ें, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किसी से आप डिस्कस कर सको। इस तरह से सिर्फ खुद से पढ़ना, कुछ लोग करते हैं, होते हैं कुछ लोग जो खुद से ही पढ़ के करते हैं,
लेकिन मुझे लगता है शायद वो उतना अच्छा रास्ता नहीं है, या हो सकता है वो इतने अच्छे से पढ़ लें, मान लो वो अकेले ही पढ़ के टॉप भी कर जाएं, तो शायद जब वो फील्ड में जाएं तो उनको प्रॉब्लम महसूस होगी। क्योंकि सारा नॉलेज सिर्फ इसलिए है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में उसको कभी यूज कर पाओगे कि नहीं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो तभी होगा जब आप अपने आप से कोशिश करोगे, और अभी से उसकी कोशिश जारी रखना पड़ेगा खुद में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबके पास आती है, और स्पेशली जैसे हम उस समय था तो ये लगता था कि यार हमें तो इतनी प्रॉब्लम है, मैं तो देखो जॉब भी करता हूँ यार, टाइम कम मिलता है, और मुझे उनसे कम्पीट करना है जो 24 आवर्स दे रहे हैं। 24 आवर्स दे रहे हैं मतलब बच्चे पूरा टाइम उनके पास यही है, तो कोई नहीं, वो भी पढ़ ही रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ अलग सा पढ़ लेंगे, बुक्स वही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, मतलब थोड़ी है कि वो सारा कुछ वहाँ ओमिटिंग करके आ जाएंगे और सब हो जाएगा। मतलब ये है कि आप जो पढ़ें उसको कंसाइज वे में पढ़ें और लिखने की कोशिश करें कि आप लिख पाएंगे कि नहीं। लिख पाते हैं आप उस 200 वर्ड में तो बेस्ट है, और नहीं लिख पाते हैं तो आप चाहे जितना पढ़ लें कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। हाँ देखिए, ये जरूरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट डिसाइड करना, जो मैं बात कर रहा था अभी, स्पेशली मेरा मानना है सब्जेक्ट डिसाइड करने के 2-3 पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए। पहला पैरामीटर ये है कि क्या आपने जो सब्जेक्ट चुनने के लिए सोचा है उसका पुराना पेपर या उसका सिलेबस आपने देखा है या नहीं। तो सबसे पहला काम तो आप यही करिए कि आप उसका पुराना पेपर और सिलेबस देखिए और ये समझिए कि क्या इस सब्जेक्ट के बारे में हमारी कोई समझ है या नहीं। जैसे बिल्कुल नया सब्जेक्ट है तो फिर तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेना है पढ़ना ही है। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है या आप अपने एंट्रेंस का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ये डिसाइड करें। कभी भी ये सोच के ना जाइए कि अगला बंदा एक जो खड़ा था वो पब्लिक एड से था इसलिए हम पब्लिक एड ले सकते हैं, या वो सोशल वर्क से था, या ऐसा तो कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को खुद से पढ़िए और ये देखिए कि क्या आप उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में काबिल हैं या नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर आप आगे गो अहेड करिए और उस सब्जेक्ट को ले लीजिए। और ये समझ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्शन तभी होगा जब आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब उसके एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस अब पुराने वाले नहीं हैं जो 5 क्वेश्चन आते थे, आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लॉन्ग पढ़ लिए और जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन लिख के चले और सिलेक्शन हो गया। ये पहले होता था, मैं इससे नकार नहीं रहा हूँ, पहले ऐसा होता था कि जब 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते थे, लोग 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाते थे और सिलेक्शन ले लेते थे। एक टाइम हुआ करता था जब पाली और ये सब सब्जेक्ट चलते थे, कई सारे बच्चे पाली ले लिए और अपनी पढ़ाई किए, वही चीज़ें रटे और जाके लिख के चले और आज आईएएस बन गए। लेकिन अब वो थोड़ा सा दौर बदल गया है, अब 15 क्वेश्चंस कम से कम आते हैं, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट हो रहे हैं और यही लगभग सेम पैटर्न यूपी और यूपीएससी यूपीपीसी दोनों में चल रहा है। सब्जेक्ट की पूरी पकड़ आपकी जरूरी है। और जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं कई बार आप देख रहे होंगे डायमेंशंस उसके बहुत चेंज हो रहे हैं। करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या कर रहा है कि क्वेश्चन का जो यूनिट है, यूनिट भी कई बार इंटरचेंज कर दे रहा है। क्वेश्चन को यूनिट में टॉपिक अलग अलग टॉपिक लेकर के कर दे रहा है। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप चुनिए, ये मत देखिएगा कि हम पब्लिक एड लें या सोशल वर्क लें या हिस्ट्री लें या ज्योग्राफी लें, कुछ भी ऐसा नहीं। आप जो सब्जेक्ट एक आप अच्छे से पहले उसको सिलेबस लीजिए, सिलेबस उठाइए, एक बार पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए पिछले साल के। आप अगर थोड़ा भी समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। कई बार एक और क्वेश्चन आता है जो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा था। जैसे अभी इस बार अगर मुझे देना होता यूपी पीसीएस का मेंस तो मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य। उन जगहों पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद से सोचिए कि अगर अभी कल आपको मेंस देना हो तो आप किस सब्जेक्ट से देने के लिए तैयार हैं। अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा और चुपचाप वही पढ़िए, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी आप दोनों में तैयार नहीं होंगे, एक ही सब्जेक्ट होगा जिसमें आप कल तुरंत मेंस देने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बस बेस्ट ऑप्शन ये कि अपने आप से ही पूछिए, आपको पता चल जाएगा और उस पर तैयारी करिए। हाँ, सब्जेक्ट चुनने के बाद फिर बाद में ऊहा-पोह में मत रहिए कि अब तो हमने चुन लिया, फिर कोई बोल दिया यार इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हम तो होंगे ना, हम पढ़ेंगे, हम होंगे, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कभी भी आयोग या कमीशन जो वहाँ पे है वो किसी सब्जेक्ट को हटाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, उनको तो क्वालिटी चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि किसी किसी सब्जेक्ट का एक टाइम चल रहा होता है, हो जाता है वो। एक देखिए, इस फील्ड में आने के बाद मेहनत के साथ साथ डेस्टिनी को जरूर मान के चलिए कि आपकी डेस्टिनी क्या है।
आप मेहनत करने में कोई कोताही मत बरतिए, लेकिन डेस्टिनी को भी हमेशा मानिए कि जो डेस्टिनी में है वो होगा। तो मेहनत करते रहिए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए, और हर सब्जेक्ट से लोग हो रहे हैं, हर बार हो रहे हैं। रीजन क्या है, कई बार हमें कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उन सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट में रिजल्ट आता है। आप कभी भी देखिए, जब यूपीएससी की वो एक एनुअल रिपोर्ट आती है, वो देता है कि हर सब्जेक्ट में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट में लोग ही कम चूज कर रहे हैं तो कम लोग हो रहे हैं, ऐसे ही है। कई बार क्या होता है, कोई लिटरेचर का 2 ही बच्चा मान लो मेंस दिया और 1 हो गया, तो 50% हो गया ना उसका। तो इससे थोड़ी हम मानते हैं 50% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उस सब्जेक्ट से। तो ये रिपोर्ट है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब आंकड़ों की जादूगरी है, ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज करिए और उसको पढ़िए। देखिए, इंटरव्यू की बात करें तो स्पेशली इंटरव्यू जो है, शुरू में कई बार बच्चे मान के चलते हैं कि हम सारा कुछ सब रट लें जितना पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, यहाँ सब्जेक्ट में, हर चीज़ में। तो देखिए, जरूरी तो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना, लेकिन अगर आप जो चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं उसके लिए परेशान होना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर बच्चे 3 साल 4 साल पहले ग्रेजुएशन किए होते हैं, और कुछ बच्चे जो तुरंत आते हैं ग्रेजुएशन करके, वो भी जब आप सब्जेक्ट्स अपने चूज करते हो, जीएस पढ़ते हो, तो आप उन चीज़ों को भूलने लगते हो। सेम सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप वही पढ़े हो ग्रेजुएशन में, वही आप यहाँ दे रहे हो, तो आपको नॉलेज भी होगा, आप बढ़िया एक्सप्रेस कर पाओगे और किसी को आप रिप्लाई देकर सेटिस्फाई भी कर पाओगे। सब्जेक्ट जो भी आपके हैं आप उसकी प्रॉपर समझ रखिए, कॉमन जरूर उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। इंटरव्यू की बात करें, जैसे मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था, तो मेन उनका जो फोकस था पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज, इन चीज़ों पर उनका फोकस था। और करंट सिनेरियो जो चल रहा है, स्पेशली करंट अफेयर्स की चीज़ें, उन पर उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा था। और जो वो स्पेशली चेक करते हैं वो ये है कि आप अंडर प्रेशर काम करने में कितने ज़्यादा कैपेबल हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे पूछना, आपके बारे में पूछना कि आप उन प्रेशर को किस तरह रिप्लाई कर पाओगे जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो मेन फोकस उनका यही था कि आपको ये देख पाना कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। और इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज की समझ वहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। आपको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे पाते तो पोलाइटली उसको रिफ्यूज करना ये और अच्छी बात होती है। उनको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, क्योंकि हमारे जैसे हजारों को देख रहे होते हैं, यही देखते हैं वो, और कुछ नहीं उनका काम है, इसीलिए वो बैठे हुए हैं। तो कंफ्यूज नहीं कर सकते आप उनको प्रॉपर अपना आंसर दीजिए, रिप्लाई दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको खुद ही दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाओगे कि हाँ, उसके चेहरे से आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा चलो हमारी बात समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है लास्ट तक, इवन तब तक जब तक आप उस कमरे से घुसे और जब तक आप बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपका कॉन्फिडेंट वहाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया ठीक है आप जाओ तो फिर आप बिल्कुल फ्री हो गए, कोई बात नहीं। नहीं, आप तब तक अपने को डेकोरम मेंटेन रखिए, प्रॉपर ढंग से उठिए और बाहर जाइए। मुझे लगता है शायद इसके अलावा और कुछ नहीं हो देखते होंगे, और काफी हद तक ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मुझे लगता है काफी हद तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है चीजों पे, और फिर भी अगर कोई ऐसा होता है तो शायद एक आध क्लास सर बोल रहे थे कभी ऐसा होता है तो आप लोग आना, कुछ अगर ऐसा कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, या आप सर के थ्रू पूछवा सकते हैं। कुछ ऐसा होगा तो हम जब तक यहाँ पे हैं अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरा जो अपना ये एम है कि भाई जिन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं, कम से कम जो सर का एक अभी कथन था कि अगर आपको कहीं पता है ट्रैफिक जाम है तो खुद जाके मत देखिए ट्रैफिक जाम है कि नहीं। ट्रैफिक जाम पता है तो आपको बाईपास रास्ता पता है, आप उससे निकल जाइए। तो इसलिए खुद ही कुआं खोद के पानी भरने से अच्छा, अगर कुएं हैं वहाँ पे अवेलेबल तो आप पानी लीजिए, पीजिए और आगे रास्ते जाइए। ठीक है, तो पढ़ाई करने का बस यही रास्ता है, सब कुछ खुद ही नहीं सोचना है, कुछ चीज़ें रहती हैं, एक वे है पढ़ने का, उस वे से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, सब लोग बढ़िया से पढ़िए और नेक्स्ट एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन करके बाहर आइए। ठीक है, यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।